नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो काफी डिफिकल्ट माना जाता है केमिस्ट्री के लिहाज से। नाम तो आपने पढ़ ही लिया, थर्मोडायनेमिक्स। तो ये चैप्टर किस चीज से डील करता है, पहले तो यही जान लीजिए। थर्म मतलब हम हीट की बात कर रहे हैं और हीट की डायनामिक्स की बात कर रहे हैं, यानी हीट के फ्लो की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जब हीट फ्लो होती है तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की ओर होती है, ये एक नियम है, सिंपल सा है। तो हीट के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, या हीट फ्लो करेगी या नहीं करेगी, यानी कॉज ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। डायनामिक्स मतलब मोशन की स्टडी, आपको पता ही। लेकिन मोशन के बारे में क्या चीज पढ़नी है, इसमें कॉज पढ़ना है, यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, इससे मतलब नहीं। क्यों एंडोथर्मिक है या क्यों एक्सोथर्मिक है, हमको इससे मतलब है। तो यहां हम वही डिस्कस करने वाले हैं। और ये जानने के लिए कि रिएक्शन अपने आप क्यों होती हैं या कुछ रिएक्शंस अपने आप क्यों नहीं हो पाती, जिसको आप कहते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे ये चैप्टर। सबसे पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग काफी कुछ छोटे छोटे हथियार इकट्ठा करेंगे जो हमें युद्ध में काम आने वाले हैं। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, स्टेट फंक्शंस क्या है, स्टेट वेरिएबल्स क्या है, ये सारी बातें सीखने के बाद हम लोग आएंगे कुछ स्टेट फंक्शंस की स्टडी करने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम लोग स्टडी ऑफ स्टेट फंक्शन, उसका रीजन है क्योंकि स्टेट फंक्शंस ही वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ये बताएंगे कि कोई प्रोसेस अपने आप क्यों हो जाती है, यानी स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, और कुछ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों होती है। ये हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए क्या है सिस्टम, क्या है सराउंडिंग। जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रही रिएक्शन आपके काम की होती है, सराउंडिंग से आपको कम मतलब होता है। तो अगर मैं सिस्टम इसको बोलूं और सराउंडिंग आसपास की चीजों को बोलूं तो सबको मिलाकर जो बनता है वो है यूनिवर्स। कहने का मतलब द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन में हो वो सिस्टम है। उसके अलावा कुछ भी आपको आसपास की चीजें दिखती हैं तो वो सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग को बांटने वाली कोई बाउंड्री तो होगी कि हाँ इसके इधर सिस्टम है और इसके इधर सराउंडिंग है। तो बाउंड्रीज कैसी कैसी हो सकती हैं? बाउंड्रीज रिजिड भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। रिजिड मतलब जैसे आपका ये कमरा है और बगल वाले का वो कमरा और बीच में एक दीवार है, ये रिजिड बाउंड्री है। इसको ऐसा नहीं कर सकते कि धक्का दे दिया तो थोड़ा उधर चला गया या इधर आ गया, तो ये रिजिड है। और फ्लेक्सिबल क्या है? जैसे आपने एक मूवेबल पिस्टन लगा दिया, गैस एक्सपैंड कर रही है, कंप्रेस हो रही है, गैस के मोल्स उतने ही है, खाली एक्सपेंशन और कंप्रेशन चल रहा है, तो ये फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई। कुछ होती है रियल, जैसे अभी मैंने जो बाउंड्रीज बताई वो रियल थी, वाकई में पिस्टन था, ये बाउंड्री है, दीवार है। लेकिन इमेजिनरी क्या है? इमेजिनरी मीन्स कि जैसे हम दो दोस्तों में लड़ाई हो गई तो हमने बीच में एक इमेजिनरी दीवार बना ली कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझसे नहीं। एक इमेजिनेशन में आ गया कि ये बाउंड्री है कि इसके इधर मेरा, इसके इधर तुम्हारा। डायथर्मल और एडियाबैटिक क्या है? डायथर्मल मतलब ऐसी दीवार जो कंडक्ट कर सकती हो, हीट का आना जाना दोनों हो सकता हो, जिसमें से जैसे नॉर्मली हम लोग घरों में पानी गर्म करते हैं तो आप कंटेनर के बाहर हीट कर रहे हैं लेकिन कंटेनर के अंदर का मटेरियल गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर हो रही। लेकिन एडियाबैटिक के केस में क्या है? जैसे थर्मस के अंदर आपने गर्म पानी डाल दिया, अब थर्मस के अंदर से बाहर भी नहीं आ रही हीट और ना बाहर से अंदर जा रही, तो ये डायथर्मल बाउंड्री हो, एडियाबैटिक बाउंड्री होगी, मतलब जिसमें हीट का फ्लो ना होने पाए। ये शब्द आपको पता होने चाहिए, जब क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड्स यूज होंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोसेस कैसी है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ सिस्टम क्या है? स्टेट ऑफ सिस्टम यानी ऐसी कंडीशन, जैसे मैं आपसे कहूं कि सॉलिड क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, जिसमें पार्टिकल्स काफी क्लोज हों, जिसमें दूर हों वो गैस, पास हो तो सॉलिड, बीच में कंडीशन हो तो लिक्विड है। तो ये हम लोग एक डेफिनेशन देते हैं इंटर पार्टिकल फोर्सेज, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बेस पे। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है सॉलिड, क्या होता है लिक्विड, तो उसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को यूज करना पड़ेगा। कहने का मतलब किसी प्रेशर, किसी टेम्परेचर, किसी वॉल्यूम पे अगर कोई गैस है तो हो सकता है किसी और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे वो सॉलिड हो जाए, तो एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाती है।
तो उस सिस्टम की वो कंडीशन जिस पर उससे एसोसिएटेड प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स वगैरह की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि -1 डिग्री पे 1 एटमॉस्फेयर पे वाटर है तो पक्का वो आइस के फॉर्म में होगा। 2 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर के फॉर्म में होगा। मतलब टेम्परेचर से ही पता लग गया, प्रेशर से ही पता लग गया कि आइस किस कंडीशन में है, वाटर किस कंडीशन में है, सॉलिड या लिक्विड। तो ये कहलाता है स्टेट ऑफ सिस्टम, जिस पर ऑल एसोसिएटेड वेरिएबल्स की एक फिक्स्ड वैल्यू हो जाए, उसी को कहते हैं हम स्टेट ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सिस्टम। कितने तरह के सिस्टम हम लोग यहाँ जिनसे हम रूबरू होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक सिस्टम मिलेगा आपको ओपन सिस्टम, एक मिलेगा क्लोज्ड, एक मिलेगा आइसोलेटेड। ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब कि कुछ भी आना जाना हो सकता है। अच्छा, आना या जाना किनके बीच में? तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। यानी सारा एक्सचेंज हम लोग देखेंगे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रहेगा, वो यूनिवर्स में। सिस्टम से जाएगा सराउंडिंग को मिलेगा, सराउंडिंग से आएगा सिस्टम को मिलेगा। ये कहने का मतलब कि ये उस बात पर बेस्ड ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड हमने टाइप्स बनाए हैं कि एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किस चीज का हो जा रहा है। तो मास और एनर्जी अगर दोनों का एक्सचेंज हो सके तो ये ओपन सिस्टम है, और अगर केवल एनर्जी का एक्सचेंज हो पा रहा है, मास का नहीं हो पा रहा है, तो क्लोज्ड है, और अगर दोनों का नहीं हो पा रहा है तो आइसोलेटेड है। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक एग्जांपल दे दूं। आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में पानी भर दिया और नीचे आग लगा दी। पानी गर्म हुआ, वेपर्स उड़े। आप देख सकते हैं कि सिस्टम से सराउंडिंग में मास गया और सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आई। यहां हीट और वेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, यानी कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है, दोनों हो रहा है, मास एनर्जी दोनों। लेकिन अगर ये ढक्कन बंद करके करते तो वाटर वेपर का लॉस नहीं होता, यानी वाटर जितना है उतना ही बना रहता और एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता था, मास का नहीं होता। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। अब आपका मन कर रहा है कि हम चलें थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दें, थोड़ा मिल्क डाल दें, चीनी डाल दें, इसकी चाय बना लें। तो चाय बना के थर्मस के फ्लास्क में डाल दिया। अब अगर आपने उसको थर्मस के फ्लास्क में रख दिया तो वो सिस्टम आइसोलेटेड हो गया, क्योंकि ना उसके अंदर से मास आना जाना कर सकता है और ना ही उसके अंदर से हीट का आना जाना हो सकता है, यानी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मास दोनों नहीं हो सकता। तो ऐसा सिस्टम कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। इन सारे शब्दों का यूज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, तो कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगली क्या है वो भी सुन लीजिए। अगला है स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स क्या है? जिनके बदलने से स्टेट बदल जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऐसी चीजें हैं कि जो बदल जाए तो स्टेट भी बदल जाती है, इसीलिए इनको स्टेट वेरिएबल्स कहा गया। फिजिकल क्वांटिटीज ऑन चेंजिंग विच स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस। बहुत सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो इस बात पे डिपेंड करे कि कहां थे और अब कहां है, इस बात पे नहीं कि यहां से यहां पहुंचे कैसे। यानी द फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड। रास्ते पर डिपेंड ना करें, इस बात पे डिपेंड करें कि इनिशियली कहां थे और फाइनली कहां है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये मार्कर है मेरे हाथ में, मैंने इसको यहां से उठा के यहां कर दिया, तो मैंने इस पर कुछ वर्क किया, वही इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि इसके अंदर कितनी एनर्जी आई, नई पोटेंशियल एनर्जी, तो आप कहेंगे mgh। अब मान लीजिए इसको मैं ऐसे ऐसे करके लाता तो भी तो mgh, या इसको मैं ऐसे करके यहां ले आऊं तब भी mgh। कहने का मतलब रास्ते पर डिपेंड नहीं करेंगे ऐसी क्वांटिटीज जो कहलाएंगी स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी, जिसे मैंने यहां पर E लिखा है या U भी लिखा जा सकता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करती। आपके अंदर कितनी एनर्जी है, कहां से आई, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको मतलब है कि अगर पेट खाली था और अब हमने खाना खा लिया, भर गया, क्या खाया उससे नहीं मतलब, लेकिन पेट खाली था और भर गया। एनर्जी सबको मिलती है, चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी। एंथैल्पी, पानी गर्म नहीं था और अब गर्म हो गया तो उसके अंदर नई हीट आ गई होगी। तो एंथैल्पी भी क्या है? स्टेट फंक्शन। रास्ते पर डिपेंड नहीं करता कि आपने किस चीज से उस वाटर को गर्म किया है, कोयला जलाकर किया है या एलपीजी से किया है या किस तरीके से किया है, उससे नहीं मतलब। पानी को गर्म करना है तो हीट देनी, किस रास्ते से देते हो उससे नहीं मतलब। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर, ये हम अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी केवल मैं हिंट कर रहा हूं। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब चीजें ऑर्डर में थी और अब डिसऑर्डर में आ गई। कैसे आई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ऑर्डर थी और अब डिसऑर्डर्ड है।
जैसे भीड़ शांत थी और भगदड़ मच गई। किस वजह से हुई भगदड़? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन शांत थी और भगदड़ हो गई। ऐसे फ्री एनर्जी, जी स्टैंड्स फॉर गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फ्री एनर्जी उनके नाम पे रखी गई। तो फ्री एनर्जी क्या है? फ्री एनर्जी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम। आप कितना यूजफुल वर्क कर सकते हैं, वही आपकी फ्री एनर्जी। क्योंकि आप जितना भी एनर्जी लगाते हैं वर्क करने में, 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि 100% एफिशिएंसी का कोई इंजन नहीं। इसका मतलब आपने जो भी एनर्जी लगाई है वो सब की सब आपके बॉडी से फ्री नहीं हो पाई, उसमें से कुछ पार्ट वर्क में गया है। तो वर्क भी क्या है? वर्क अगर मैं ऐसे समझाऊं कि इनिशियली ये यहां पर थी और अब ये यहां पर है, तो इस काम को मैंने कैसे किया? कुछ वर्क करके किया। मैंने जितना वर्क किया उतना ही आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क इस पर डिपेंड कर रहा है कि ये कहां था और कहां है। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम, यानी जी भी स्टेट फंक्शन। तो ऐसी चीजें जो रास्ते पर डिपेंड ना करें वो स्टेट फंक्शंस हैं, और ऐसी जो रास्ते पर डिपेंड करें वो पाथ फंक्शन है। तो ये जानने से पहले कि पाथ फंक्शन कौन है, मैं आपको बता दूं कि स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोनों सेम। क्यों सेम? तो नॉर्मल सी बात है, अगर किसी के बदलने से स्टेट बदलती है और कोई स्टेट के बदलने से बदलते हैं, तो ऐसे भी तो कहा जा सकता है कि अगर इंटरनल एनर्जी बदली है यानी स्टेट फंक्शन बदला है तो स्टेट बदला होगा, और अगर स्टेट बदला होगा तो स्टेट वेरिएबल्स बदले होंगे। इसीलिए स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस को एक ही नाम से जान सकते हैं, यानी एक ही माना जा सकता है। तो 8 मैंने यहां पर नाम लिख दिए, पी, टी, वी, एन, ई, एच, एस, जी, ये सब के सब क्या है? स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स, दोनों बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है? जो रास्ते पर डिपेंड करे। आपने पढ़ा है वर्क एफ एस कॉस थीटा, एंगल चेंज कर दो वर्क चेंज हो जाएगा। इसका मतलब पाथ पे डिपेंड करता है वर्क। हीट रास्ते पर डिपेंड करती है और एंथैल्पी रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, जबकि हीट ही किसी सिस्टम में जाके एंथैल्पी बन जाती है। ये पानी ठंडा है, इसका टेम्परेचर इस समय मान लीजिए कि 10 डिग्री है। मैंने इसको 5 किलो जूल हीट दे दिया तो ये 11 डिग्री पे पहुंच गया, यानी 5 किलो जूल हीट देने पर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री का चेंज दिखाता है। तो ये प्रॉपर्टी वाटर की है। और कोई होता तो शायद 5 की जगह 10 लग सकता था, या शायद और कम भी लग सकता था, वो तो उसके ऊपर डिपेंड है ना, मटेरियल पे। लेकिन बाहर से आप क्या दे रहे थे? हीट। अंदर जाके वो क्या हो गई? एंथैल्पी। तो जो बाहर से आपने दिया वो तो रास्ते पर डिपेंड करेगी, क्योंकि 1 ग्राम एलपीजी जितना हीट देगी 1 ग्राम कोयला उतना नहीं देगा, सबका डिफरेंट होगा। यानी हीट कंटेंट रैंडम है, किसी भी बॉडी में यूनिफॉर्म नहीं है, किसी में ज्यादा किसी में कम है। तो हीट इज पाथ डिपेंडेंट। लेकिन जो हीट आपने इसको दी वो तो इसके अंदर स्टोर हुई, वो एंथैल्पी है, वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करती, वो इस मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो 5 किलो जूल देनी पड़ेगी, चाहे जहां से दीजिए। तो दिस 5 किलो जूल इज एंथैल्पी विच इज स्टेट फंक्शन। लेकिन जो आप 5 किलो जूल बाहर से ला रहे हैं वो हीट रास्ते पर डिपेंड करिए कि कितना जलाने पर उतना मिल पाएगा, इसलिए वो पाथ फंक्शन हो गया। तो ये स्टेट फंक्शन एंथैल्पी और हीट पाथ फंक्शन, जबकि एक ही दूसरे का रूप है। चलिए, कुल मिला के एक नेचर की विडंबना ये है कि जो खुद रास्ते पर डिपेंड करते हैं वो उनको बदल देते हैं जो रास्ते पर डिपेंड नहीं करते। यानी हीट और वर्क 2 ऐसे रास्ते हैं जिससे आप स्टेट फंक्शंस को बदल सकते हैं। तो अगर कभी कोई पूछे कि कोई 2 रास्ते ऐसे बताइए, 2 मोड्स टू चेंज इंटरनल एनर्जी, तो आपका आंसर होगा हीट एंड वर्क, या 2 मोड्स ऑफ चेंजिंग एंट्रोपी, हीट एंड वर्क। यानी स्टेट फंक्शंस को बदलना है तो पाथ फंक्शंस को बदल दीजिए। पाथ फंक्शन कैन चेंज स्टेट फंक्शन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और आते हैं नेक्स्ट आ जाइए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज बेसिकली 2 तरह की मानी जाती हैं सिस्टम की, एक इंटेंसिव एक एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टीज हैं जो अमाउंट पे डिपेंड करती हैं, जो बाहर से दिखती हैं, पता चल जाता है देख के, जैसे मास, वॉल्यूम, ये देख के समझ में आता है। जो एक्सटर्नली ही पता लग जाए, जो अमाउंट पे डिपेंड करे, बल्क पे डिपेंड करे, वो एक्सटेंसिव। और जो इंटरनल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करे, जो अंदर जाके देखना पड़े, जैसे डेंसिटी, वो है इंटेंसिव। यानी जो सूरत से दिखे वो एक्सटेंसिव और जो सीरत में दिखे वो इंटेंसिव।
अंदर झांकना पड़ जाए। आइए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, आपको बताना है कि कौन सी एक्सटेंसिव है और कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैंने मैक्सिमम लिख दिए हैं, चलिए गेस करते हैं, देखते हैं। मास बाहर से दिख जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर मास, अगर मैं 1 किलोग्राम CO2 ले लूं, 50 किलोग्राम CO2 ले लूं या 500 किलोग्राम CO2 ले लूं, फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि CO2 का मोलर मास क्या है तो आप 44 ग्राम ही बताएंगे। कहने का मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंटेंसिव, क्योंकि ये 1 मोल का मास है। मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम है, ये भी इंटेंसिव, लेकिन वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव, क्योंकि वो किसी फिक्स्ड अमाउंट का तो बोला नहीं आपने। इन 4 को पढ़ने के बाद डेंसिटी पढ़ते ही मैं एक आपको तरीका बताता हूं कि और एक तरीका है गेस करने का, एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव। डेंसिटी में क्या करना है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास चाहे जितना हो, वॉल्यूम चाहे जितना हो, पर यूनिट वॉल्यूम ही आपको डेंसिटी बतानी होती है। तो डेंसिटी यूनिफॉर्म पूरे सब्सटेंस की एक ही आएगी, तो ये आ गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक जनरल सा आइडिया हमको मिल रहा है कि कभी भी किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हैं तो हमको एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिल जाती है। आप खुद देख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। मास भी एक्सटेंसिव, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव, इसीलिए डेंसिटी इंटेंसिव। आपने मोलर वॉल्यूम बोला तो मैंने कहा कि लीटर पर मोल, मोलर मास बोला तो मैंने कहा ग्राम पर मोल, लेकिन जब मास बोला तो केवल ग्राम। बहुत सिंपल। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ज्यादा ब्रेथ ज्यादा, सिंपल, ये भी एक्सटेंसिव। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, मैंने जैसे ही कहा पर यूनिट एरिया, इसका मतलब कि ये भी क्या होगी? इंटेंसिव, क्योंकि आप 2 एक्सटेंसिव को डिवाइड कर रहे हैं या एक इंटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर रहे हैं। इससे दूसरा फॉर्मूला भी सामने आ रहा है, एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव करेंगे तो एक्सटेंसिव ही मिलेगा। कंसेंट्रेशन, बहुत सिंपल, पानी में नमक मिला दिया जाए, 1 चम्मच टेस्ट करो तो भी वही है, 10 टेस्ट करो तो भी उतना ही नमकीन लगेगा। कहने का मतलब ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी मोल पर लीटर, चाहे जितना ले लीजिए आप, आंसर तो मोल पर लीटर में ही देंगे। मोलैरिटी, कंसेंट्रेशन, ये भी इंटेंसिव है क्योंकि ये भी एक टाइप की कंसेंट्रेशन है। नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मोलर वेट, वेट तो इंटेंसिव है, सॉरी वेट एक्सटेंसिव है, मोलर वेट इंटेंसिव है, तो एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव करोगे तो एक्सटेंसिव ही आना है, यानी कि ये भी क्या है? एक्सटेंसिव। मोल फ्रैक्शन, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव यानी इंटेंसिव। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ नाम लेते ही इंटेंसिव। विस्कोसिटी, कितना गाढ़ा है कोई, ये उसकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी अंदर की खास बात है, इसलिए ये भी इंटेंसिव। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा प्रिज्म बड़ा प्रिज्म, उसकी म्यू की वैल्यू उतनी ही होनी है, ये भी इंटेंसिव। टेम्परेचर, आदमी मोटा हो या पतला हो, टेम्परेचर 37 अगर है तो है। ऐसा नहीं होता कि 2 आदमियों ने हाथ मिलाया और उनका टेम्परेचर डबल हो गया, 37 + 37 हो गया, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आप कभी भी इंटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को प्लस या माइनस नहीं कर सकते, लेकिन एक्सटेंसिव और एक्सटेंसिव को प्लस या माइनस कर सकते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती, सब्ट्रैक्टिव नहीं होती, यानी टेम्परेचर से टेम्परेचर सीधे ऐड नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, सो इट इज ऑल्सो इंटेंसिव, अगला भी इंटेंसिव। इंटरनल एनर्जी, ज्यादा खाएंगे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, कम खाएंगे कम एनर्जी मिलेगी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही एंथैल्पी, ज्यादा पानी को गर्म करना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम को करना है तो कम को, यानी ये भी एक्सटेंसिव। ऐसे ही एंट्रोपी भी एक्सटेंसिव, गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव, ये चारों स्टेट फंक्शन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। एंट्रोपी डिसऑर्डर है, एक आदमी से डिसऑर्डर नहीं होता, डिसऑर्डर यानी भगदड़ तब होती है जब एक से ज्यादा कई लोग, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा डिसऑर्डर के चांसेस। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट, ये 3 प्रॉपर्टीज मैं आपको अलग से बता रहा हूं। बाकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है कि सेल छोटा हो बड़ा हो उससे उसकी ईएमएफ पे असर नहीं पड़ता। 1.5 वोल्ट की बैटरी पतली भी आती है मोटी भी आती है, लेकिन पोटेंशियल उतना ही होता है 1.5 वोल्ट, यानी ये भी क्या है? इंटेंसिव। रही बात इन तीनों की, तो ये
हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, बाकी दोनों इंटेंसिव है। तो आइए समझ लेते हैं कि इन तीनों को कैसे हमने जाना कि एक्सटेंसिव कौन और इंटेंसिव कौन। बाकी एग्जांपल्स आप लोग कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिन 3 प्रॉपर्टीज की हम वहां बात कर रहे थे उन 3 प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। तीनों में एक कॉमन चीज है, तीनों हीट है। वो हीट जो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, केवल 1 का चेंज लाना है। यानी 298 पे है तो 299 कर दो, 2 डिग्री सेल्सियस पे तो 3 डिग्री सेल्सियस कर लो, 1 का चेंज लाना, चाहे डिग्री सेल्सियस में चाहे केल्विन में। लेकिन अगर आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एग्जैक्टली 1 ग्राम रखा है तो पर ग्राम का चेंज देखोगे तो नाम रखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पर मोल का चेंज देखोगे तो नाम रखोगे मोलर स्पेसिफिक हीट। लेकिन अमाउंट फिक्स ना करो, कितने भी अमाउंट का देखोगे तो नाम रखोगे हीट कैपेसिटी। यानी द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, वो हीट जो टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ रहा है, कितने डिग्री, 1 डिग्री, किसका, एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो वो हीट कैपेसिटी। कहने मतलब जितना ज्यादा अमाउंट लोगे उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी उसी 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। लेकिन यहां पर आप चाहे जितना अमाउंट लीजिए, निकालना आपको पर ग्राम ही है, और यहां पर आप चाहे जितना अमाउंट ले लीजिए लेकिन निकालना आपको पर मोल ही है। इसलिए ये दोनों इंटेंसिव हो गई और ये एक्सटेंसिव हो गई। फॉर्मूला कैसे बनेगा, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने ऐसे डिस्कस कर लेता हूं आपको। 54 ग्राम एल्यूमिनियम है आपके पास, इसका टेम्परेचर 298 केल्विन से 300 केल्विन आपने कर दिया, और इसके लिए आपने इसको 10 जूल की हीट दी। मैंने पूछा बताइए एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कितनी, तो बड़े आराम से निकलेगा। आपको इससे मतलब नहीं कि कितने अमाउंट को देकर 1 डिग्री बढ़ाया गया है, आपको इससे मतलब कि कितना देकर 1 डिग्री बढ़ाया है, बस अमाउंट फिक्स नहीं है। 10 जूल से 2 डिग्री बढ़ रही है तो 1 डिग्री के लिए 5 जूल, यानी कुछ नहीं किया आपने, ऊपर लिखा हीट 10 और नीचे लिख दिया चेंज इन टेम्परेचर 2। लेकिन अगर आपको पर ग्राम निकालना हो तो पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय वेट भी करना पड़ेगा, और अगर आपको पर मोल निकालना हो तो पूरी वैल्यू को डिवाइडेड बाय पर मोल भी करना पड़ेगा। पर मोल के अनुसार जूल पर मोल पर केल्विन आएगा, पर ग्राम के अनुसार जूल पर ग्राम पर केल्विन आएगा। और अगर अमाउंट फिक्स नहीं है, कितने भी अमाउंट का आप ले रहे हैं, तो फिर सीधे जूल पर केल्विन में आंसर आएगा। आपने जो मोलर स्पेसिफिक हीट अभी भी पढ़ा है, ये गैसेस के लिए 2 टाइप का होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी गैस को आप हीट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर आपने 1 केल्विन चेंज किया, और इस काम में आपने उसको कुछ हीट दी, तो ये हीट आप उस गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन पे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, या कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे दे रहे हैं। दोनों केस में अलग अलग आएगा। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में आपने हीट दी तो टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज होने में कम समय लगेगा। लेकिन अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन पे दी तो वॉल्यूम बदलता जाएगा। उस केस में गैस एक्सपैंड कर रही होगी, उस केस में आपको अलग हीट देनी पड़ेगी उसी टेम्परेचर को बढ़ाने में जितना आपने इससे पहले किया था कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो जिसको जो हीट देकर आप कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कर सकते हैं वो कहलाएगी सीपी, और जो हीट देकर कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कर सकते हैं वो कहलाएगी सीवी। सीपी और सीवी का रेशियो किसी भी गैस के लिए सीपी अपॉन सीवी का रेशियो पॉइसन रेशियो कहलाता है गामा, और गामा की वैल्यू बेसिकली होती है 1+2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, या F+2 अपॉन एफ। अब एफ की वैल्यू है क्या, तो ये आप फिजिक्स में और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, वहां और अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूं कि मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 3, लीनियर पॉलीएटॉमिक और डायएटॉमिक के लिए लो टेम्परेचर्स की अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। इसका मतलब सीपी अपॉन सीवी का रेशियो यानी कि गामा की वैल्यू आएगी 5/3, 7/5 और 8/6 यानी 4/3। तो कटने के बाद जो वैल्यू आती है उसको आपको याद रखना है 1.6, 1.4, 1.3। ये मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए आपके सामने ये सारी वैल्यूज हैं, ये याद होनी चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में हम इनका यूज करने वाले हैं।
केवल CV की वैल्यू अगर मैं बताऊं आपको तो वो F/2 होती है, और CV की वैल्यू F/2 होने की वजह से यहाँ पर 3/2, यहाँ 5/2 और यहाँ पर 6/2 यानी कि 3R आ जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, तभी हम आगे की कैलकुलेशंस कर पाएंगे, खास तौर पे एडियाबेटिक प्रोसेस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं।